नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च का चल रहा है और आप सभी को पता है हम डाटा कलेक्शन में जो टूल्स आते हैं उस टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, और टूल्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, तो उन टाइप्स के बारे में देख रहे थे। उसमें हम देख रहे थे रेटिंग स्केल के बारे में। तो हमने काफ़ी सारे रेटिंग स्केल देख लिए। मैंने एक एक रेटिंग स्केल को अच्छे से एग्जाम्पल के आधार पर आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको वो सारे एग्जाम्पल और सारे रेटिंग स्केल आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं, अब लास्ट वाला जो है रेटिंग स्केल अब लास्ट बचा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद एक वीडियो बनेगा जो रेटिंग स्केल की जो भी त्रुटियाँ होती है, उसकी जो मेनली जो समस्याएं होती हैं, उसकी उपयोगिता होती है, उन सारी बातों के लिए हम एक अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। तब जाके हमारा रेटिंग वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। ओके, चलिए टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको पता ही है क्या करना है। तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, और इस चैनल पर जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, बने रहे मेरे साथ और चलते हैं रेटिंग स्केल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए मैं हर वीडियो में सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि रेटिंग स्केल आखिर है क्या। ओके, तो रेटिंग स्केल एक टूल्स है, यानी कि एक टूल है रिसर्च का, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिसमें रेटर होता है वो क्या करेगा, व्यक्ति, वस्तु या घटना जो भी होगी जिनके बारे में उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, उन लोग उनके लिए वो क्या करेगा, एक उनको एक मान लीजिए जिसकी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, उन इन्फॉर्मेशन को वो कैटेगरी वाइज क्या करेगा, स्केल में रख देगा। और उसके आधार पर जो उत्तरदाता होगा जिनके पास से उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, वो स्केल में अपनी राय रखेंगे और उसके आधार पर डाटा कलेक्ट किया जाएगा। ओके, आई होप आपको रेटिंग मापने में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर स्केल होता है, यानी कि मापन होता है। ओके, चलिए थोड़ा सा रेटिंग स्केल के टाइप्स के बारे में बता दूँ तो दोस्तों, नंबरिकल स्केल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर दिए जाते हैं ना। जब भी हम किसी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसके सामने आपको कुछ नंबर दिए गए होंगे कि इनमें से आप किसे चुनेंगे। तो जैसे कि बहुत ही सहमत, या फिर सहमत, फिर कम सहमत, इस तरीके से आपको दिए जाएंगे और उनमें रेटिंग दिया गया होगा 1 2 3। तो जहाँ पर 1 2 3 है उसमें आपको मान लीजिए कि 3 नंबर पर बहुत ही सहमत को 3 नंबर का रेटिंग किया गया है, सहमत को 2 नंबर का, और असहमत को मान लीजिए 1 नंबर का रेटिंग दिया गया है। तो उनमें से मान लीजिए आप बहुत सहमत में टिक करते तो आपको रेटिंग मिलेगी 3, यानी कि यहाँ पर नंबरिकल टाइप से यहाँ पर रेटिंग होगा। ग्राफिक में क्या होगा, आकृति दी जाएगी और उसके आधार पर आपके रेटिंग तय किए जाएंगे। परसेंटेज में मैंने आपको एग्जांपल अच्छे से समझा दिया है कि आप जो भी कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो और उसका जो रिजल्ट बनता है जो परसेंटेज के रूप में आता है, वहाँ पर आपको दिया जाता है कि ये आपका फर्स्ट क्लास हुआ, ये सेकंड क्लास हुआ, ये डिस्टिंक्शन हुआ। तो ये जो हुआ वो हमारा क्या होगा है, परसेंटेज स्केल। ओके, उसमें परसेंटाइल भी आ जाएगा। स्टैंडर्ड स्केल में मैंने आपको बताया था, कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे और उनमें से आपको किसी को चुनना होगा और उसके आधार पर आपकी रेटिंग तय किए जाएंगे और उनका योग मिलाकर क्या किया जाएगा, आपका टोटल स्कोर निकाला जाता है। स्केल ऑफ कम्युलेटेड पॉइंट्स, उसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। ओके, तो उनमें भी मैंने कुछ काफ़ी 2 विधियाँ भी बताई थी, ग्यासू विधि और एक
हमारी और क्या थी, जांच विधि थी, है ना। तो ये जांच सूची विधि और सुविधि के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें जांच सूची विधि है जिसे हम चेकलिस्ट मेथड कहते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया था। गेसु टेक्निक के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ओके, जो लोग नए हैं वो लोग क्या करेंगे, आगे की वीडियो देख लेंगे। चलिए अब लास्ट वाला है ये टाइप, तो बाधित चयन मापनी, जिसे हम कहते हैं फोर्स चॉइस स्केल। तो यहाँ पर नाम से ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है अगर आप देखना चाहो तो। ओके, तो फिर भी चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके चलिए, फर्स्ट चॉइस स्केल के बारे में बात करने से पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ। अगर जिनको भी पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ और उसकी जो पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो लोग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ यहाँ पर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा। तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी होगी आपको ग्रुप में ज्वाइन होने की, वहाँ पर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर डेली जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसकी पीडीएफ भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ओके चलिए, इसमें एक एकांश में 2 या 2 से अधिक गुणों का एक सेट होता है, जिसमें से भी किसी एक को चुनकर रेटिंग करना होता है। मैं आगे आपको बताती हूँ अच्छे से, पहले एक बार पढ़ लेती हूँ उसके बाद समझाती हूँ। ओके, किसी एक के भीतर आने वाले सभी गुण समान रूप से अनुकूल या समान रूप से प्रतिकूल दिख पड़ते हैं, जिनमें से रेटर को किसी एक को जो उनके विचार से प्रेक्षण किए जाने वाले व्यक्ति के लिए सही होती है चुनने के लिए बाध्य किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, तो एकांश का मतलब क्या होता है, आइटम होती है। तो मान लीजिए कोई स्केल है, उसमें 10 आइटम है और उनमें भी ये मान लीजिए पहला वाला आइटम है, तो उनमें भी ये आइटम में भी क्या हो गए, 2 या 2 से अधिक गुणों वाला गुणों जो दर्शाते होंगे उसका एक सेट यहाँ पर आपको दिया जाएगा इस तरीके से। ओके, और उसमें भी क्या होगा कि उन जिसमें से भी किसी एक को आपको क्या करना होगा, चुनना होगा। इनमें से भी आपको किसी एक को चुनना होगा। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से चुनकर उसका रेटिंग करना होता है। ओके चलिए, किसी एकांश के भीतर आने वाले सभी गुण समान रूप से, यहाँ पर देखिए ये जो आइटम है हमारी और उसमें जो गुण आपको बताए गए हैं, तो उनमें जो गुण होंगे वो कैसे होंगे, हमें सभी के सभी समान दिखेंगे, या तो सभी अनुकूल दिखेंगे या फिर क्या दिखेंगे, सभी प्रतिकूल दिखेंगे, या तो फिर क्या होगी कि आधे आपको दिखेंगे अनुकूल तो आधे आपको दिखेंगे प्रतिकूल, या तो फिर इस तरीके से होगी। मान लीजिए कि 5 है तो 5 गुण यहाँ पर बताए गए, तो उनमें से 3 गुण होंगे प्रतिकूल तो 2 गुण होंगे आपके अनुकूल। ओके, या फिर इस तरीके से भी हो सकते हैं कि 2 गुण होंगे आपके प्रतिकूल और 3 गुण होंगे आपके अनुकूल। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एकांश में भी जो गुण दिए जाएंगे और उन गुणों को वो गुण भी हमें कैसे दिखेंगे, एक जैसे ही दिखेंगे, या तो सभी प्रतिकूल दिखेंगे या तो फिर क्या होंगे, सभी अनुकूल दिखेंगे, या तो फिर आधे कैसे होंगे, आधे अनुकूल रखे जाएंगे तो आधे प्रतिकूल रखे जाएंगे, या फिर क्या होगा कि आधे से थोड़े ज़्यादा प्रतिकूल रखे जाएंगे तो थोड़ा सा जो बाकी का हिस्सा है वो कैसा होगा, अनुकूल रखा जाएगा, या फिर इस तरीके से होगे कि आधे से ज़्यादा अनुकूल रखा जाएगा तो जो बाकी का हिस्सा रहा वो कैसा होगा, प्रतिकूल होगा। इस तरीके से यहाँ पर गुणों का जो गुण होते हैं वो हमें दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाओगी, मुझे पता है आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगी क्योंकि किताबी भाषा हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते। ओके चलिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आप सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा, कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा, मान लीजिए आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है, या फिर मान लीजिए आपने जी सेट का एग्ज़ाम दिया, या फिर मान लीजिए कि आप आउट स्टेट से हैं, यानी कि मैं अभी गुजरात स्टेट से हूँ तो मैंने इसीलिए यहाँ पर जी सेट लिख दिया। ओके कोई बात नहीं, आप लोग आउट स्टेट से हैं तो आपका जो भी स्टेट है वहाँ पर सेट की एग्ज़ाम ली जाती है। ओके, तो या फिर आपने नेट दिया होगा, सेट दिया होगा, या फिर कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएड किया होगा तो उन्होंने टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, है ना।
तो टेट का या फिर हायर सेकेंडरी वाले होंगे या फिर सेकेंडरी वाले होंगे वो लोग टैट का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल बनना चाहता है स्कूलों में तो एच टैट का एग्ज़ाम आता है। ओके, तो ये सारी एग्ज़ामों में आपने देखा होगा, या फिर बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम ही ले लो। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इसके यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, इस तरीके से मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ये क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए। अब क्या होता है पता है, आप लोग जो भी फेल होते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप उसके आंसर भी देखोगे साथ में, है ना। जो तुक्के लगाने वाले वो तो यही करने वाले, जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ जिन्होंने पढ़ा होगा उन लोगों को ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती। ओके, लेकिन जो लोग ऐसे ही एंड टाइम पे पढ़ने बैठते हैं तो उन लोगों के लिए यही होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ओके, तब क्या होगा, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक ऑप्शन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा। अब क्या होता है, कंडीशन क्या बनती है पता है आपको। आपको तो ये लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ये लगता है कि ये जो चारों के चार ऑप्शन है ना वो सेम दिखते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेम दिखने का मतलब है कि चारों के चारों आंसर हमें कैसे दिखता है कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड चारों के चारों सही है। ये हमारे सामने कंडीशन बनती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे करें, इन 4 में से किसी एक को किस तरीके से चुने। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाए कि आपके अनुसार, एक क्वेश्चन बना लेती हूँ, आपके अनुसार टीचर कैसा होना चाहिए। चलो ओके, ये क्वेश्चन बन गया, आपके सामने क्वेश्चन बन गया, आपके अनुसार टीचर कैसा होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके अनुसार। तो अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आपके अनुसार ही आप उसे चूज़ करेंगे ना। आपकी राय जानने की कोशिश की है ना, तो आपकी राय उन लोगों को जब पेपर निकालने वाले हैं उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा डाल दिया कि आपके अनुसार। तो अब देखिए मेरे अनुसार जो चीज़ होगी वो शायद आपके अनुसार ना भी हो सकती है ना। मैं हर बार बोलती हूँ कि हर एक व्यक्ति का देखने का नज़रिया सेम नहीं होता है। ओके, मान लीजिए मुझे सी सही लग रहा है, मेरे अनुसार मुझे सी राइट लग रहा है, तो आपके अनुसार आपको ए भी राइट लग सकता है, या फिर किसी और पर्सन होगा तो उसकी राय ली जाएगी तो उसे बी भी सही लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन क्या बनती है, ये बात तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब इनमें से आपको किसी एक को ही चुनना है। ओके, तो भले आपका, और यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन चुनने के लिए आपको स्वतंत्रता दी, आंसर चुनने के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन में पूछा ही आपके अनुसार, तो ये स्वतंत्रता आपको दी है, लेकिन आंसर तो कौन सा सही होगा, जो एग्जामर होंगे, जिन्होंने ये पेपर निकाला है, जिन्होंने ये आंसर की सेट की है, वो लोग जो आंसर देंगे वही सही होने वाला है। ओके, भले ही यहाँ पर मान लीजिए आपका आंसर आपको लगता है सी सही है, लेकिन आंसर की में बी सही दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपके अनुसार पूछा हुआ था, फिर भी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर दे दिया गया बी। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाते, यानी कि यहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, बंधित हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम जो बाधित आपने देखा ना अभी, बाध्य चयन रेटिंग, तो इसीलिए फोर्स किया जाता है आपको किसी एक आंसर को चुनने के लिए, क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है। यानी कि आपके अनुसार सी राइट आंसर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बी तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि इसका आंसर तो बी ही होगा। तो फिर हमें क्यों पूछ रहे हो भाई, आपको बी ही देना है तो हमें पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है ना। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर रखे जाते हैं, इसी को हम कहते हैं बाध्य चयन रेटिंग। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या होगा, मैं इसे हटा लेती हूँ, बहुत ही ओके। चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा A B C D। ओके, ये हमारा क्या था,
ये हमारे ऑप्शन थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के आपको यहाँ पर किसी एक क्वेश्चन को चुनने को कहा गया। यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट आंसर है, तो बी के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर उसके बाद बी के बाद उसका आंसर अगर जो बन रहा है तो ये डी वाला बन रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर दिए जाएंगे 3 मार्क्स। फिर सी के मान लीजिए यहाँ पर 2 मार्क्स बन रहे हैं और ए के 1 मार्क्स बन रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने दे दिया सी, तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी आधार से क्या होगा, हर एक आइटम में जो भी आप आंसर देंगे उन आंसर के आधार पर आपका जो रेटिंग होता है उन रेटिंग का योग किया जाता है और उनको मिला दिया जाता है, और उनको मिलाकर जो भी उसका योग जो सम बन रहा है वही आपके क्या होंगे, आपके टोटल स्कोर होंगे। ओके, यही आपके टोटल स्कोर होगी। तो आई होप आपको ये जो हमारी फोर्थ चॉइस रेटिंग है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें बाधित किया जाता है किसी एक ऑप्शन आंसर को चुनने के लिए। ओके, चाहे वो सही हो हमारे लिए या फिर गलत हो, वो हमारे नज़रिए से वो सही हो या गलत हो उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ओके, चलिए अब थोड़ी सी इसमें और कुछ बातें देख लेते हैं। यहाँ पर अगर उसके प्रमुख गुण देखे जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसकी विशेषता देखी जाए, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आइटम होता है वो विकल्पों के समान रूप से या तो अनुकूल होंगे या तो फिर प्रतिकूल होंगे। ओके, तो इसमें रेटर द्वारा जो रेटिंग के दौरान किसी विशेष व्यक्ति के प्रति अगर दिखलाई जाने वाली जो उदारता होती है ना, वो अपने आप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पर राज्य के बारे में अगर कुछ बताया गया है, तो यहाँ पर ये राज्य के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है और उसका यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन मान लीजिए कि अनुकूल हैं, तो आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे आप चूज़ नहीं कर पाएंगे, किसी एक को ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये बाधित हो गया है। अगर देखिए आपको सभी ऑप्शन में से जितने भी लाइक करने हो इतने लाइक करने की अगर छूट दी जाती है, तो यहाँ पर सभी क्या करेंगे आप, अगर राज्य के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप क्या करेंगे, तो उनको अच्छी स्कोरिंग दे देंगे। अगर आपकी उनसे कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर कोई बोलचाल हुई है आपकी उनके साथ, तो आप क्या करेंगे, उन्हें नेगेटिव वे में उनको राइट देंगे, है ना। तो ये जो मामला बनता है ना, वो मामला यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर बाधित हो जाता है। यानी कि कोई भी उत्तरदाता होता है वो ना ही किसी के प्रति ज़्यादा उदारता दर्शाता है या फिर ना ही उसी के सामने वो अपनी नफ़रत पैदा कर सकता है, यानी कि वह अपनी नफ़रत को दिखा सकता है। तो यहाँ पर वो बाधित हो जाता है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर जो हेलो इफ़ेक्ट होता है वो भी नियंत्रित हो जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में जो उसके अच्छे या बुरे जो गुण होते हैं उसके आधार पर जो हम रेटिंग करेंगे, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ना ही आप किसी को अच्छा कह पाएंगे या ना ही किसी को आप बहुत ज़्यादा बुरा कह पाओगे। ओके, ये उसके गुण हो गए। अब देखिए उसके बाद उसके दोस्त की बात की जाए, ये जो हमारे फोर्थ चॉइस रेटिंग है उसके दोस्त की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला तो यही होता है कि आपको बाधित किया जाता है, यानी कि पूछा जाता है आपके अनुसार और आंसर दिया जाता है। एग्ज़ाम जो पेपर निकालने वाले हैं, जो आंसर की निकालने वाले हैं, उनके आधार पर आंसर को राइट माना जाता है। यानी कि यहाँ पर पूछा जाता है आपकी राय, लेकिन आंसर तो इनकी राय से चलते हैं। ओके, तो ये इसका एक दोष माना जाता है। ओके, और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये विश्वसनीय भी नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको बाधित किया गया है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में आपकी राय अच्छी है और आपको यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर चारों को चारे जो विकल्प हैं वो नेगेटिव वे में रखे गए हैं,
तो आपको इनमें से नेगेटिव में से आपको नहीं किसी को नेगेटिव व्यू से आप नहीं देख रहे हैं, तो फिर भी यहाँ पर नेगेटिव सारे के सारे नेगेटिव बन रहे हैं, तो क्या होता है किसी एक को आपको चुनना ही चुनना होगा। भले ही आप उसे नेगेटिव वे से नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको नेगेटिव वे में अगर क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो आपको किसी एक को चुनना ही होगा, इसीलिए आपको क्या किया जाएगा, बाधित कर दिया जाएगा। तो इसमें विश्वसनीयता काफ़ी कम हो जाती है। ओके, आई होप आपको अच्छे से फोर्स चॉइस स्केल के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट रहता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करना चाहते तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और ग्रुप में जाकर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।